Hello everyone, welcome you all. Today we are going to start our new chapter, Financial Statement with Adjustment. तो आज के इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहले रिकॉल कर लेते हैं आपके पुराने चैप्टर्स को, क्योंकि सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक हैं। हमने आपको शुरुआत की वीडियोस में बताया कि एक अकाउंटेंट का जो मेन काम होता है वो उसका कंप्लीट होता है उसकी अकाउंटिंग साइकिल से, यानी अकाउंटिंग साइकिल पर उसको वर्क करना होता है। यानी बार बार हर एक अकाउंटेंट को पूरे साल में एक काम को जो दोहराना होता है, बार बार फ्रिक्वेंटली करना होता है, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। और अब हम अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट 3 स्टेप पे आ गए हैं, जिन लास्ट 3 स्टेप्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। As we all are read about this financial statement consisting 3 account, trading, profit loss and balance sheet. These are the last 3 step of accounting cycle. और उनका पर्पस क्या होता था, उसी पर्पस से अभी सिंपल से सारे चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम इससे इंपॉर्टेंट 10 एडजस्टमेंट को समझेंगे विथ इम्पैक्ट। और यहां पर आपको दिखेगा कि अच्छा ये दैट वाज द एक्चुअली रीजन कि हम इसको ऐसा करते क्यों है। तो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ फटाफट यूं ही याद हो जाएगा एज ए कॉन्सेप्ट। तो चलिए अकाउंटिंग साइकिल शुरुआत से समझ लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल आपको याद होगा, मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल एक अकाउंटेंट का वर्क होता है जो शुरू होता है ट्रांजैक्शन से। जैसे ही हमने कोई भी लेन देन किया तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम, और उस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका पहला नाम होता है, पहला स्टेप जर्नल किया जाता है। जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल आने चाहिए, यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल आना चाहिए, या वो 5 टर्म्स जो कि हमने मॉडर्न तरह से समझा था, AELIC पिछली वीडियोस में समझा था। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, तब आपको समझ आएगा। फिर जर्नल के बाद इसकी हम जो समरी बनाते थे उसको बोला जाता था लेजर। अब यहीं से चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, लेजर। फिर लेजर से हम क्या करते थे, उसको न्यूमेरिकल एरर को चेक करने के लिए बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जैसा कि नाम से क्लियर है, बैलेंस को टैली करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ इट्स मींस हमने जर्नल भी सही किया, लेजर भी सही किया। और आगे बढ़ते हैं, फिर हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहीं से देखिए, ये हमने सिर्फ पढ़ा था और अब ये हमारा शुरू हो रहा है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को बताएगा, वित्तीय स्थिति को बताएगा कि उसके पास कितना मुनाफा हुआ है, उसकी इस समय फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, वो बताता है ये एक स्टेटमेंट। और दीज स्टेटमेंट आर कंटेस्टिंग 3 अकाउंट। वो 3 अकाउंट यहीं से शुरुआत हो जा रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग साइकिल का 4th स्टेप है। फिर 5th है इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके बाद इसका जो 6th स्टेप है लास्ट, वो है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। एंड these all 3 accounts when comes together and these all called as a financial statement. So we can say that financial statement consists in 3 account, trading, profit loss and balance sheet. ये अकाउंटेंट को बार बार करना होता है। अब देखो एकदम शुरुआत के चैप्टर से हम समझते हैं कि ट्रेडिंग क्यों बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, बस एक टाइप का एक लेजर है जिससे हम निकालते हैं व्यापार का लगभग फायदा। तो ट्रेडिंग अकाउंट एकदम लेजर की तरह बनता है। लेजर का फॉर्मेट बना लेंगे, लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। और कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जर्नल तो हम रोज करते हैं और समरी हम शाम में कर सकते हैं, बिजनेस सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद, अगले दिन, दूसरे दिन, कभी भी। फिर जब हमें बैलेंस चेक करना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन ये तीनों अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो किसी एक दिन बनाते हैं, साल भर में एक बार, और हम कैलकुलेट करते हैं कि साल भर में हमने कितना मुनाफा कमाया या कितना हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब यहाँ शुरू होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस दिन बनाया जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड, जिस 1 तारीख को बना रहे हैं। अब द पॉइंट विच यू शुड नोट दैट कि जब कभी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जिस साल के लिए बना रहे हैं, सो अगर उस साल का कोई भी एक्सपेंसेस लेफ्ट हो जाता है, कोई भी इनकम छूट जाती है,
कोई भी खर्चे हों या कोई भी इनकम हो, अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमको उस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बताना है। इसीलिए एडजस्टमेंट की चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एडजस्टमेंट में फर्दर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो चलो अब समझते हैं प्रैक्टिकली, ताकि ज़्यादा समझ आए। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक अकाउंटिंग में सिंपल सा एक फॉर्मेट बन जाता है लेजर का, इसीलिए मैं इसको अकाउंट या लेजर बता रहा हूं आपके सामने, ताकि जिनको जर्नल से लेजर आता था वो समझ जाएं। ये है व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसको बनाने का तरीका ये है, इसको लिखा जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, पार्टिकुलर ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बनाने का पर्पस है कि हमें बताना लगभग फायदा, शकल आय जिसको बोला जाता है या लाभ बोला जाता है, शकल लाभ बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। लगभग फायदा हमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? क्लास 8 और 7 के फॉर्मूले में आएंगे। प्रॉफिट जो बताया जाता था वो कैसे बताया जाता था? प्रॉफिट सर कई चीजें होती थी। प्रॉफिट सबसे पहले हम क्या करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल लेते थे, हमें प्रॉफिट पता चल जाता था। सर जस्ट इसका उल्टा, अगर लॉस पता होना था तो क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते थे, ये कर लेते थे। सर और इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड कर दिया जाए तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसके अलावा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जब हमारी इनकम ज्यादा हो, ओवर द एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट। लॉस कब हो जाएगा? जब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंसेस माइनस लॉस। सर एक्सपेंसेस इनकम के अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं? हाँ हो सकता है कि जब हमने शुरुआत की, जैसे प्रॉफिट क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी सामान को बनाने पे खर्चे हुए, सामान को खरीदने पे जो कोई स्टॉक बचे, वो सारी चीजें उससे माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, और जितना गुड्स बचा उनको माइनस करने के बावजूद भी हमें जो पता चलेगा वो यही पता चलेगा कि टोटल हमारे पास से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, बचे हुए स्टॉक ज्यादा है, उनमें से इसको माइनस करेंगे तो सिंपल सा हमें लॉस पता चलेगा, जो कि हमने शुरू में क्लास 7, 8 में पढ़ लिया था। तो अब यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं 12th में? 11th और 12th में आप सिर्फ सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। अब देखो एक वर्ड में आपको बता दूं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे ही मैंने नॉमिनल बताया, आपने बोला कि सर डेबिट की तरफ हम क्या लिखेंगे? डेबिट की तरफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस, और यहां पर क्या लिखेंगे? ऑल इनकम एंड गेन्स लिखेंगे। ठीक, ये बात होगी। अच्छा सर अगर यहाँ वाले अमाउंट ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, ऐड करने पर यहाँ चीजें ज्यादा आ जाती हैं। मान लिया बहुत सारे आइटम्स हैं ना, बहुत छोटे छोटे। अब यहाँ पर एक्सपेंड हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे, कितने सारे एक्सपेंसेस आते हैं भाई। वेजेस भी एक एक्सपेंसेस है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी है, और ऑक्ट्री एक एक्सपेंसेस है, रेंट एक एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस कराना एक एक्सपेंसेस, ऐसे डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे। क्योंकि आप अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जितने भी आपने खर्चे छोटे मोटे किए हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दैट इज द नेम ऑफ अकाउंट, कि आपको सारी चीजें साफ साफ दिखनी चाहिए। तो यहां पर चीजों को आप लिखते चले जाएंगे तो पता चलेगा ये बहुत बड़ा, ढेर सारे आइटम्स आपने लिख दिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही काम करेगा। ढेर सारे आइटम्स लिखने से कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है कि हमको क्या करना है, इन एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस होगा, या तो इनकम ज्यादा है तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होगा। आप बताइए अगर ये पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे 2 लाख आ रहा है और यहाँ पर 1 लाख आ रहा है, यानी खर्चा 2 लाख, इनकम 1 लाख, इसका मतलब सीधा यहाँ पर हमें 1 लाख और लिखना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, टू ग्रॉस लॉस। और जस्ट उल्टा, अगर इनकम के पॉइंट ज्यादा है, यहां पर 5 लाख आ रहा है, यहां 2 लाख आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एक बैलेंसिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा जो हमारा होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये होगा और ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ प्रॉफिट किस तरफ आता है, लॉस किस तरफ आता है। अब चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की, तो इसलिए अब हम आपको बता दें कि ट्रेडिंग और पीएल में क्या फर्क है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि हम कितने से बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो यहां लिखा जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं, विथ एडजस्टमेंट अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक यानी जितने का हमने बिजनेस शुरू किया, उसके बाद हमने खरीदा यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेज किया, परचेज के साथ साथ हमने बहुत सारे परचेज के साथ हम खर्चे भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स को खरीद लाए, गुड्स को परचेज करने में जो उसके ऊपर खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होते हैं। जैसे वेजेस दिया, ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री की लाइट दी हमने,
ये सारी चीजें। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एक चीज जो आएगा लास्ट में बचा हुआ स्टॉक, यानी हम ये भी देखें ना कॉस्ट ऑफ सेल्स और बचा कितना है, तो यहां पर आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक और यहां पर आ जाता है बाई सेल्स। ऐसे बहुत सारे आइटम्स आते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ एक यही लर्न करना है कि यहां पर होता है स्टॉक और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यहां पर होता है क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स, जितने का वो सामान बेचा गया, जो इनकम हुई। अब सर ट्रेडिंग में फर्क यह है कि यहां पर जो लिखे जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस डेबिट की तरफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स होता है। यहां पर सारे खर्चों को लिखेंगे जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। 3 बातों को याद रखना है, वो फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ वो डायरेक्ट होना चाहिए। ये 3 बातें हैं, वही ट्रेडिंग में लिखे जाएंगे। अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ आइटम से अवेयर होना है कि ये कहां पर होता है। जैसे बहुत सारे ऑक्ट्री चार्जेस आ गए, डॉक चार्जेस आ गए, तो आपको सिर्फ टर्म समझना है कि डॉक चार्जेस है क्या, आपको सिर्फ इस पे रिसर्च करना है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं कुछ चेंज करना है। जो भी खर्चे इस तरफ, जो भी इनकम आई इस तरफ। अच्छा, सेल से कुछ माइनस हुआ तो क्या करेंगे सर, 2 तरीके हैं। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिए, लेस सेल्स रिटर्न लिख दीजिए, या इसके यहां पर नहीं लिखना चाह रहे, इसके इंपैक्ट को कम करना है तो क्रेडिट हुआ सेल्स रिटर्न, इस तरफ लिख दो। फर्क तो वही पड़ेगा ना प्लस और माइनस करने पर। इसी तरीके से परचेज हुआ है, परचेज के कोई सामान वापस हो रहे हैं तो यहां लिख देंगे लेस परचेज रिटर्न। यहां इससे माइनस नहीं करना चाह रहे हैं तो बाद में इस तरफ लिख दो। क्यों? क्योंकि 5000 मान लेते हैं, 5000 है, इससे 2000 रिटर्न करना था, आपने माइनस किया 3000, आप माइनस नहीं करना चाह रहे हैं, आप 5000 लिखो, यहां पर 2000 परचेज रिटर्न के नाम से लिख दो। तो लास्ट में तो ओवरऑल बैलेंस करने के बाद हम इधर का उधर प्लस और माइनस ही करते हैं, इसी फॉर्मूले पर ही चलते हैं हम। ये जो क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा है, सिंपल सा। तो ये हुआ ओवरऑल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ रहे हैं विथ एडजस्टमेंट, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी फौरन, ताकि चीजें क्लियर हो। जर्नल से बना लेजर, लेजर से बना ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में चीजों को हम पहचानेंगे। उन चीजों को जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहां लिखे जाएंगे, स्टॉक यहां लिखा जाएगा, जो डायरेक्ट इनकम है वो यहां पर क्रेडिट में लिखा जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या देखते हैं, दोनों का डिफरेंस, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम तो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके फौरन बाद सेम फॉर्मेट पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर प्रॉफिट आया है तो इस तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होगा वो दोबारा जब हमारे अकाउंट में आएगा तो क्रेडिट की तरफ आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ये भी है और नॉमिनल का फॉर्मूला है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो प्रॉफिट आएगा, इस तरफ लेकर जाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आ गया यहां लिख देंगे। अब सर इसमें क्या फर्क है, सर ये हमने नॉर्मल लगभग फायदा बताया। नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे सर, अगर कोई भी नेट प्रॉफिट यानी एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट हमें पता करना है तो जितने भी खर्चे होते हैं, अभी तो लगभग फायदा हुआ ना, मोटा मोटा हमको लगभग फायदा पता चल गया, अब छोटे मोटे भी खर्चों को हम अवॉइड नहीं करेंगे। अभी डायरेक्ट सपोज करो हमारी एक कंपनी थी, हम फैक्ट्री में आए और डायरेक्टली हमने एज्यूम किया कि फैक्ट्री में 10 करोड़ का हमारा प्रोडक्शन हो जा रहा है और जो बिक जा रहा है वो 15 करोड़ में बिकेंगे लगभग, तो 5 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट। क्या 5 करोड़ हमारा एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट होगा? नहीं। हम ऑफिस में आते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमने सैलरी दिया है, बहुत सारा हमने इंश्योरेंस कराया है, बहुत सारी हमने मशीनरी, दुनिया भर के खर्चे हमने किए। तो नेट प्रॉफिट बताने के लिए हम किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस को छोड़ेंगे नहीं और किसी भी तरह की इनकम को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर आते हैं, यहां पर भी 3 बातें याद रखनी है। जैसे आपने ट्रेडिंग में याद रखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री लिखेंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी जहां पर गुड्स वगैरह बनता है उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम दिख जाएगी तो यहां पर लिख देंगे एक्सपेंसेस यहां पर, इनकम यहां पर। जस्ट इसका उल्टा यहां पर आपको याद रखना है, जस्ट इसका उल्टा अगर कोई भी इनडायरेक्ट टाइप का एक्सपेंसेस होगा, अगर कोई भी ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, अगर कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम होंगी वो यहां पर लिखी जाएंगी। अब यहां पर हम किसी भी चीज को अवॉइड करने वाले नहीं है, ये लिख दिया आपने। तो यहां पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी हुआ ऑफिस के कोई भी खर्चे हो जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। जब आप क्वेश्चंस के गो थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये तो ऑफिस में है। यानी ओवरऑल आपको सिर्फ करना ये है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आइटम्स को समझना है। जब भी क्वेश्चन उठाओ तो बस अंडरलाइन करो और पूछो कि ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये ऑफिस से रिलेटेड है या फैक्ट्री से रिलेटेड है।
और कॉन्सेप्ट यही है कि खर्चों को इस तरफ, इनकम को इस तरफ, बाद में बैलेंस हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरफ नेट प्रॉफिट आएगा, किस तरफ हमारा नेट लॉस आएगा। वही कॉन्सेप्ट बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक्सपेंसेस यहां पर लिखे हुए आइटम ज्यादा हैं, यहां पर लिखी हुई इनकम कम है, तो डेफिनेटली हमारे लिए लॉस है, क्योंकि ये खर्चा ज्यादा है, लॉस इस तरफ लिखा जाएगा। और अगर हमारे पास इनकम ज्यादा हो जाए और लॉसेस कम हो जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए, तो यहां पर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। ये हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये एक्सपेंसेस और ये इनकम। तो इनकम और एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में आपको सिंपल सा यही फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब यहां से जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहां ले जाते हैं, क्योंकि चेन सर आपने पढ़ाया है, हर चीज कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। जर्नल के बाद उसी से लेजर बनेगा, लेजर के बाद उसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए आइटम्स को ही हम ढूंढ कर, पहचान कर, रिकॉग्नाइज करके कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, ये इससे रिलेटेड है, वहां लेके जाएंगे। सर इसके बाद क्या, ये तो लेजर हो गया चैन। अब इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है। यहां पर तो हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, यहां पर भी हम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते। तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा और एक स्टेटमेंट की तरह इसको लिख दिया जाएगा, वो आपके सामने ये है। और ये आपने जो शुरुआत के चैप्टर इक्वेशन जैसे पढ़े थे बिल्कुल सेम वही है। यहां पर हम असेट्स और लायबिलिटीज देखेंगे कि अभी हमारे पास कितनी हमारी प्रॉपर्टी है और कितनी हमारी जिम्मेदारी है, वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। इक्वेशन याद करिए तो आपको याद आएगा कि आपने वहां पे लिखा था असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हर ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। तो सेम यहां पर भी है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज और असेट्स लिखा जाता है तो लिखेंगे यहां पर लायबिलिटीज और ये असेट्स, जितनी भी असेट्स आएंगे लिख देंगे और अमाउंट लिखेंगे। अब यहां पर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और ये दोनों तरफ अगर मैच कर रहा है दैट मींस कि हमारा ट्रेडिंग भी सही है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी सही है। अब बैलेंस शीट पर आते हैं। अब बैलेंस शीट जैसे मैंने बताया आपको कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल यहां प्लस करिए सर, कैपिटल नहीं लिख सकते इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं कैपिटल इसके अंदर। साइड तो यही हुई ना, लायबिलिटीज के ही पास यहां पर कैपिटल लिखते हैं। अब यहां पर भी चीजों को आपको समझना है कि लायबिलिटीज क्या होता है, असेट्स क्या होता है। असेट्स क्या है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी आया इस तरफ लिखा जाएगा। लायबिलिटीज क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, यहां पर लिखा जाएगा। लोन लिया है, लायबिलिटीज है, यहां पर लिखा जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटीज है, यहां पर लिखा जाएगा। ऐसे आने वाले डिफरेंट वर्ड्स आपके पास आएंगे। बस यू हैव टू डू वन थिंग दैट कि आपको उसे रिकॉग्नाइज करना और समझना है। अगर कोई भी चीजें असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड है यहां पर आएंगी, और कोई भी चीजें अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है यहां पर लिखी जाएंगी, डायरेक्ट से रिलेटेड है यहां लिखी जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है यहां लिखी जाएंगी, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो। और कोई भी चीजें जो इनडायरेक्ट नेचर की हो, कोई भी चीजें जो ऑफिस से रिलेटेड है, कोई भी एक्सपेंस या इनकम जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, एक्सपेंस यहां, इनकम यहां। बैलेंस करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट आया तो क्या करेगा, अब फिर इक्वेशन याद करिए शुरुआत के चैप्टर सर। किसी भी तरह का प्रॉफिट आपने बताया था कि कैपिटल को बढ़ाता है, किसी भी तरह का लॉस कैपिटल को कम करता है। जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में, कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उसी में आपने पढ़ा था कि किसी भी तरह का, और ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरी कैपिटल को इनहेंस करेगा, एंड बाय द एनी कॉज अगर हमें लॉस हुआ है इट विल डिडक्ट आवर कैपिटल, वो हमारी कैपिटल को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, उससे कम हो जाएगा। तो अगर यहां से नेट प्रॉफिट निकला तो वो क्या करेगा, ऐड कर देंगे कैपिटल में, लिखेंगे कैपिटल में नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो लिख देंगे लेस नेट लॉस। दोनों में से एक ही चीज आ सकती है, प्रॉफिट और लॉस एक साथ तो हो नहीं सकता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा, फिर कॉन्सेप्ट आपको याद आया कि प्रॉफिट कैपिटल को इनहेंस करता है, कैपिटल को ऐड कर देंगे कैपिटल में। लॉस रिड्यूस करता है, लॉस को माइनस कर देंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हुआ। अब क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है किन चीजों को कहां लिखा जाता है। तो दैट ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 3 अकाउंट कंसिस्ट करता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। अब सिर्फ आपको नाम को पहचानना है। आज विथ एडजस्टमेंट की बात करेंगे और विथ एडजस्टमेंट में आने वाले 10 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को समझ लेंगे ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। और अकाउंटिंग साइकिल आपको याद रखना है, हम सारी चीजें ट्रायल बैलेंस से ही बना रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्ट, क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं उसमें हमें सारी चीजों का नेट मालूम होना चाहिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए।
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पहला ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। कहां पर ढूंढेंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा। अच्छा, अगर एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, दो जगह पर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इट मींस ये रिमेंबर करने वाली बात है कि अगर आपको कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में दी गई है तो हम उसको रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ वंस, एक बार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार। बहुत ही आराम से मैं बोल रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप समझें। अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस से होकर आ चुका है। जर्नल हुआ, लेजर हुआ, ट्रायल बैलेंस में है, अब वहां से पहचान के एक बार जहां पर लिख दें। लेकिन अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में हो और साथ ही साथ एडजस्टमेंट में हो तो आप समझ गए कि उसको एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो, यानी आपको मालूम ही नहीं, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसका सिंपल सा मतलब ना उसका जर्नल हुआ ना उसका लेजर हुआ, तभी वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया। तो जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं आई, डायरेक्ट आपको पता चली, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के दो इंपैक्ट होते हैं, तो समझ जाना कि उसके ट्रीटमेंट दो जगहों पर होंगे। और कैसे होंगे अभी यहां पर समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे होंगे, किस किस जगहों पर। एकदम सिंपल से समझते जाएंगे वर्ड के साथ तो समझ आएगा, हाँ सर ये यहां पर होना चाहिए, और जो आप कहेंगे चाहिए वही यहां पर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे हम बनाते हैं ट्रेडिंग, कैसे हम बनाते हैं पीएल, और कैसे हम बनाते हैं बैलेंस शीट, किस में किस तरफ लिखते हैं। इन दोनों में डेबिट क्रेडिट होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इसका फॉर्मूला ये है, लायबिलिटीज और असेट्स लिखते हैं, लेकिन यहां पर हमने आपको उस फॉर्मूले से याद करा दिया कि कैपिटल यहीं पर लिखते हैं, नीचे याद हो जाए कैपिटल यहां लिखा जाता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैपिटल लायबिलिटीज में क्यों लिखा जाता है जबकि कैपिटल एज ए असेट्स रियलाइज होता है, तो इसीलिए इसको बताया आपको कॉन्सेप्ट, ताकि वहां वाला कॉन्सेप्ट याद रहे। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी गई है तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी जाए तो उनमें से जिसकी वैल्यू कम होती है उसे ही दिखाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों? यहां पर देखिए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक मैं ज्यादा दिखा दूं, देखिए ये है मेरा एक्सपेंसेस, ये है मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंस मान लेते हैं 2 लाख है। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, दो वैल्यू दी थी और हमने ज्यादा वाला दिखा दिया, अगर हम ज्यादा वाला क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि इनकम का साइड बढ़ जाएगा। इनकम की साइड बढ़ने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया, तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाने पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में या फर्म को बताने में, भाई ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ज्यादा ना दिखाकर हम हमेशा कम दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट को हमेशा कम दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि फ्यूचर में और कोई लायबिलिटीज ना बढ़ जाएं। तो जब दो वैल्यू दी होगी तो हम जिस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है उसको दिखाएंगे, ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा एक्सेस ना होने पाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी हुई है, ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड वंस, सिर्फ एक बार ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और कहां करेंगे? इसका सिंपल सा मतलब सर ट्रायल बैलेंस में। देखो बहुत ध्यान से समझो, ट्रायल बैलेंस में अगर वो चीज है लिखी हुई है तो सर पक्का सर उसका जर्नल बना होगा, लेजर बनाया होगा हमने परचेज का, क्लोजिंग स्टॉक का भी बना होगा, तभी ट्रायल बैलेंस में वो आया है। अगर वो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी परचेज में से डिडक्ट हो चुका है, इसीलिए उसको ट्रेडिंग में ना दिखाकर सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट में हम दिखाएंगे लायबिलिटीज में कैपिटल की तरफ। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली जितनी भी चीजें एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं, अगर क्लैश कर रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगा। और क्यों, रीजन के साथ समझ लेते हैं। तो आपने पहला समझा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर दो क्लोजिंग स्टॉक है तो जिसकी वैल्यू कम है उसको लिखा जाएगा, साथ ही साथ अगर एडजस्टमेंट में भी लिखा है और ट्रायल बैलेंस में भी लिखा हुआ है तो हम किसको लिखेंगे? तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ एक बार और बैलेंस शीट में लिखेंगे। दूसरा हमारा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग टर्म को समझेंगे, अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी। एक ऐसा खर्चा जो उधार रह गया, तो जिस साल के आप अकाउंटेंट हैं उस ईयर का आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो उस साल की कोई भी मजदूरी अगर आपकी छूट गई, कोई भी खर्चे, किसी भी टाइप के खर्चे अगर छूट गए
आपने नहीं दिया, उधार है, तो क्या आप उसको भूल जाएंगे? अगर खर्चों को आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि खर्चे आपने दिखाए नहीं, जबकि खर्चे तो हो चुके हैं। वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गया तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में दे देंगे क्या? तो आपके नुकसान को गलत बताएगा, आपके प्रॉफिट को गलत बताएगा। आपके खर्चे हुए ज्यादा लेकिन कम ही दिखा रहा है अभी भी एक्सपेंस। तो समझो करेंगे क्या सर? कुछ भी चीज अगर लेफ्ट हो गई है, पिछले ईयर की है, बाकी है, तो हम सर भूल नहीं सकते, हमें रिकॉर्ड करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर कर दिखाएंगे, बढ़ाकर दिखाएंगे, जोड़कर दिखाएंगे, इसलिए क्योंकि वो उस वर्ष का, उस ईयर का एक्सपेंसेस है, उसे हम भूल नहीं सकते। वो हमारी जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज है, हमें देना ही देना है। हो भले ही हमने उसको नहीं दिया, लेकिन कल को हमें उससे देना है, इसीलिए हम उसको, उस खर्चों को ऐड करके दिखाते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भी हो सकता है, पीएल में भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है खर्चे यहां भी लिखे जाते हैं, खर्चे यहां भी लिखे जाते हैं, इनकम यहां भी लिखी जाती है, इनकम यहां भी लिखी जाती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, यहां पर वो खर्चा लिखा जाएगा जो डायरेक्ट नेचर का है, यहां पर वो खर्चा लिखा जाएगा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो खर्चा लिखा जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और यहां पर वही खर्चे, वही इनकम लिखी जाएंगी जो इनडायरेक्ट हो, जो ऑफिस से रिलेटेड हो, जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो। तो जो भी रिस्पेक्टिव, मान लेते हैं लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो क्या करेंगे? वेजेस कहां होता है? वेजेस मजदूरी तो फैक्ट्री में दी जाती है। वेजेस ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो वेजेस होगा उसमें ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी कहां दी जाती है? सर सैलरी तो यहां पर दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सैलरी में उसको ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग को उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो उसी ईयर का है, उसे हम भूल नहीं सकते। अगर भूल गए तो हमारा एक्सपेंसेस कम दिखाएगा और बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। तो जो कुछ जिस साल का, क्योंकि अकाउंटेंट हम उसी ईयर के हैं और उस ईयर को मेंशन करना जरूरी है, उस ईयर की कोई भी बाकी को हम छोड़ेंगे नहीं, सिंपल सी बात। ऐड करेंगे। सर ऐड किया और क्या? सर वो तो दिया नहीं। अब बैलेंस शीट में उसको कहां दिखाएंगे? दो जगहों पर दिखाया जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में है उसको दो जगहों पर दिखाया जाएगा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में है तो दूसरी जगह पर कहां दिखाया जाएगा? सर आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटीज है, एक जिम्मेदारी है जो हमें फ्यूचर में देना पड़ सकता है। भले अभी हमने वो खर्चे नहीं दिए, मजदूरी करा ली, साल भर की उधार है, बाद में देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? एज ए लायबिलिटीज ट्रीट करेंगे और लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाया जाएगा। ये हो गया क्लियर बात। सर लेकिन केस आप, अगर वो चीज ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, कौन सी चीज? अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ, तो फिर क्या करने वाले हम? अगर वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, इट मींस कि वो इन सारी प्रोसेस से आ चुका है और ये आउटस्टैंडिंग खर्चा अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया गया है, तो उसको दोबारा ना ही ट्रेडिंग में ना ही पीएल में हम ऐड करेंगे। उसको हम ऐड कहां करेंगे? डायरेक्ट बैलेंस शीट में सिर्फ दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और ये तो एक अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट वो ऑलरेडी हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में लिखने का मतलब वो एक प्रक्रिया से होकर आ चुका है। इसीलिए फिर से मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं, एकदम सिंपल सी लाइन, अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में है तो उसको सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई चीज एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस में क्लैश कर रही है, यानी सेम जगह पर ट्रायल बैलेंस में वो आइटम्स हैं, तो वो सिर्फ एक बार ट्रेस करेंगे और एक ही बार पोस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सिर्फ एडजस्टमेंट में है, तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम उसके इंपैक्ट दो अकाउंट पर पड़ने चाहिए, इसीलिए उसको दो अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, एक इन दोनों में से कहीं पर और दूसरा बैलेंस शीट में। तो ये बात क्लियर हो गई। फिर से रिकॉल, क्लोजिंग स्टॉक जिनमें दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो दिखी जाएगी, और अगर सिर्फ और सिर्फ वो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, तो क्या करेंगे? उसको दोनों जगहों पर दिखाएंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो सिर्फ बैलेंस शीट। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी रह गया कोई भी खर्चा, उसके खर्चे में ऐड करेंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाएंगे, अगर वो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। लेकिन बाय द कॉज अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ गया, इसका मतलब वो एक प्रोसेस से होकर आ चुका है, उसको सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करना है, और हम मान के चलेंगे कि उसके अकाउंट से इसको ऐड कर दिया गया था, इसीलिए डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटीज की तरफ। फिर आ गया प्रीपेड यानी एडवांस। अगर हमने इस वर्ष अगले वर्ष का खर्चा दे दिया, अगले वर्ष की इनकम को नोट कर लिया, इट मींस कि भैया ये तो नेक्स्ट ईयर का है। तो हाँ, अगर हम अगले साल का, सपोज करो मुझे प्रॉफिट कम बताना है, अब मुझे प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, मेरा खर्चा हर बार होता है 25,000 का, हमने अगले 4 साल का खर्चा दिखा दिया, अगले साल का खर्चा 25, अगले साल का 25, यानी 1 लाख पूरा खत्म। ऐसे कोई कर सकता है क्या? हम प्रीपेड बता दे ताकि हमें प्रॉफिट ही ना दिखे, घर पे कम बताने के लिए।
अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं ना, घर में जब मम्मी पापा देते हैं जाओ सब्जी ले आओ, तो सब्जी लेने जाते हैं, खर्चा जेब के अंदर बता देते हैं, खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा बता के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो ऐसा आम नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो आप अकाउंटेंट हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, आप उस खर्चे को माइनस कर देंगे। सो ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर प्रीपेड सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो दैट मीन्स कि इसका 2 बार रिकॉर्ड करना है। पहला, इसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में इसको वापस से लेस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, क्योंकि भैया आपने नेक्स्ट ईयर का दिया क्यों, और क्योंकि आपने एडवांस में दे दिया है। प्रीपेड हमेशा आपका असेट्स होता है, तो आपने ज्यादा दे दिया, आप यहां क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो प्रीपेड यानी एडवांस में दिए जाने वाली चीज, सबसे पहले उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से हम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें प्रीपेड नहीं देना है, एडवांस नहीं देना है। हम करंट ईयर के अकाउंटेंट हैं और हमें इसी वर्ष के सारे इनकम और एक्सपेंसेस की जानकारी होनी चाहिए और उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले यहां पर हमने वापस माइनस कर लिया उसके खर्चे में से और प्रीपेड को दिखा दिया असेट्स की तरफ, क्योंकि प्रीपेड क्या है, एक असेट्स है और असेट्स की तरफ इसको दिखा दिया जाएगा। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, अगर ट्रायल बैलेंस मेंशन है तो सब आप लोग मुझे बताओ फटाक से। ट्रायल बैलेंस में लिखने का मतलब सर वो एक प्रक्रिया से होकर आ चुका है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड किया जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, असेट्स की तरफ दिखा देंगे, ना इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड किया जाएगा, ना यहां पर कहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऑलरेडी ऐड वो डिडक्ट कर दिया गया है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन यानी ह्रास, यानी हमारी संपत्ति में आने वाली कमी को डिप्रीसिएशन बोला जाता है। अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो 2 जगहों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। डिप्रीसिएशन एक तरीके का नुकसान है जो हमारी ऑफिस से हमें देना होता है, तो डिप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि हमने जान लिया है कि इसको हम लिखते हैं इनडायरेक्ट खर्चों को, तो ये भी इनडायरेक्ट भी है और मार्केट से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, दिया जाता है डिप्रीसिएशन डेबिट में, क्योंकि खर्चा है, डेबिट में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। और साथ ही साथ ये हमारी असेट्स की वैल्यू को कम करता है। और असेट्स वगैरह क्या होती हैं, एक असेट्स होती हैं और बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ लिखी जाती हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव असेट्स में से लेस डिप्रीसिएशन कर लेंगे। मान लेते हैं मशीनरी पर डिप्रीसिएशन आया, लिखेंगे मशीनरी लेस डिप्रीसिएशन। 10,000 की मशीनरी है और इस पर आ गया है 500 का डिप्रीसिएशन, तो 9,500 यहाँ लिख दिया जाएगा और यहाँ पर डिप्रीसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डिप्रीसिएशन के नाम से 500 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है। अगर हमने कोई चीज कमा ली है और वो हमें नहीं मिली तो भाई वो तो मेरा पार्ट है, वो हो तो हम इनकम में दिखाएंगे ही दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे, क्योंकि वो तो हमने कमा लिया है। तो फिर से वही बात, अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द ट्वाइस टू अकाउंट, उसको 2 अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है साथ ही साथ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा हुआ है तो एक्रूड इनकम जो हमने कमा ली है, मेरी असेट्स है, हमने कमा लिया तो मुझे मिलना चाहिए, उसको हम आकर यहाँ असेट्स के साइड में दिखा देंगे अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में। और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर दिया हुआ है ये, तो तब इसके 2 बार रिकॉर्ड होंगे। जो हमने कमा लिया उसकी रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारे असेट्स में दिखा दिया जाएगा। तो इनकम की बात कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी एक्रूड इनकम है ना, मान लेते हैं आपकी सैलरी थी, आपने सैलरी आपको मिली, एक्रूड सैलरी, एक्रूड कमीशन, कुछ भी आपको मिलना था, जो कुछ आपको मिलता है वो क्रेडिट की तरफ लिखा जाता है बाई कमीशन और उसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने कमा लिया है। कमा लिया तो प्लस कर लो भाई, आपको मिलना चाहिए ना। तो आपकी इनकम क्रेडिट की तरफ उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, यानी जो भी एक्रूड इनकम होगी, एक्रूड सैलरी, एक्रूड कुछ भी हो सकता है, कमीशन वगैरह जो भी होगा उसमें ऐड हो जाएगा और साथ ही साथ असेट्स में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में और दूसरा आपकी असेट्स में, ये असेट से माइनस हो जाएगा। अनअर्न्ड इनकम क्या, वो इनकम जो आपने कमाई नहीं, आपको मिल गई, है जो आपको पहले से मिल गई, ये तो आपकी जरूरत ही नहीं है और ना ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप जबरदस्ती जो कमाए नहीं उसको भी लेते चले जाइए, तो लायबिलिटीज है आपकी। अगर फिर से ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो एक बार जाएगा, डायरेक्ट कहां पर लिखा जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, क्योंकि अनअर्न्ड जो आपने कमाया नहीं, लिया क्यों, अपनी जिम्मेदारी लायबिलिटीज दिखा के उसको दे दो। और अगर सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो 2 जगहों पर रिकॉर्ड होगा। पहला,
सर उसके रिस्पेक्टिव इनकम से उसको माइनस करिए, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव इनकम में जो भी इनकम होगी, जो भी अनअर्न्ड इनकम है उसके रिस्पेक्टिव इनकम में से माइनस कर देंगे। इसको जैसे प्लस करते थे क्रेडिट में प्लस करते थे, जस्ट लाइक इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में से माइनस कर देंगे, और अनअर्न्ड आपने कमाया नहीं, आपकी लायबिलिटीज है, उसको तो लायबिलिटीज की तरफ दिखा देंगे। ठीक, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपकी पूंजी पर आपको ब्याज दिया जा रहा है। फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का खर्चा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट किसी भी पूंजी पर मिलने पर पूंजी को वो बढ़ा देता है, कैपिटल को बढ़ा देता है, तो कैपिटल में वापस यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो दोनों बातें क्लियर हैं। अगर वो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो क्या करेंगे सर, दो जगहों पर इंपैक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये एक फर्म के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्योंकि वो इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल 1 लाख था, उस पर इंटरेस्ट मिल गया आपको 10,000, तो 1,10,000 हो गया, तो कैपिटल को इसी तरह से ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, अगर आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना फर्म के लिए फायदा होता है, तो फर्म की क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा। आपने ड्राइंग दिया और उस पर आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो आपकी ड्राइंग करने से वो इंटरेस्ट बढ़ गया, तो आपके क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पर फिर से मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपके क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से अगर आपने ड्राइंग लिया तो भी आपकी कैपिटल कम हो जाती है। सपोज करो आप बिजनेस में पूंजी लेकर आए 1 लाख, आपने ड्राइंग कर लिया, घर के लिए निकाल लेके चले गए 50,000, तो ड्राइंग का मतलब घर के लिए लेकर चला जाना, तो 50,000 और कम हो गई। उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ा 50,000 पे 10,000 का, तो 10,000 और कम हो गई, तो 40 ही तो बची आपकी कैपिटल। इसका मतलब कि अब कैपिटल भी कम होगी। तो कैपिटल से क्या क्या कम हुआ, पहली चीजें तो आपको लर्न होगी। अब कैपिटल से क्या लर्न होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना आपने ड्राइंग किया है वो आपकी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अगर ड्राइंग किया है तो ड्राइंग भी माइनस होगा आपकी कैपिटल से। ड्राइंग माइनस करेंगे, 1 लाख लाए, 50,000 लेके चले गए, चला गया कैपिटल कम, और उसी 50,000 पे 10,000 और दिए, 10,000 और कम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बचा कितना कैपिटल 40। तो इसी तरीके से, यानी कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और इसके साथ साथ माइनस होगा कैपिटल में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा जाएगा, डेबिट की तरफ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और आपकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन एक लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट दिखाना चाहिए। मॉडर्न रूल याद करो, AE असेट्स एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट दिखना चाहिए। पहला डेबिट, इंक्रीज हो डेबिट तो यानी डेबिट ही होना चाहिए। LIC जब कभी इंक्रीज हो क्रेडिट यानी ये क्रेडिट ही होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में लोन क्रेडिट की तरफ लिखा है, इसका मतलब लोन हमने लिया है, और उस लोन पर अगर हमको इंटरेस्ट देना होता है तो हमारे लिए एक खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की तरफ लिख दिया जाएगा। अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे रिमेनिंग टाइम के लिए बच जाता है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप खुद बताएंगे सर आउटस्टैंडिंग यानी उधार है, इसका मतलब सर उसको लोन के अकाउंट में ऐड वापस करना होगा। आउटस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो लायबिलिटीज में आएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ही लोन लिखा होता है, लोन में जो बचा हुआ अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है इतनी बातें। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज की तरफ, प्रीपेड असेट्स है, असेट्स की तरफ लिखा जाएगा। इतनी बातें हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले डेबिट में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग रह गया है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ऐड कर दिया जाएगा। किसमें, लोन में, लायबिलिटीज में, लोन में ऐड कर देंगे। फिर बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स, बैड मतलब बुरा, डेप्ट का मतलब लोन, बुरा लोन। क्या मतलब इसका, मतलब अगर कोई हमारे ड्राइवर हैं, हम बहुत सारे लोगों को पैसा देते हैं यकीन कर कर, विश्वास कर कर, भरोसा करके, और लोग उस भरोसे को तोड़ देते हैं। क्या बात है मैं कह रहा हूं, भरोसा जब तोड़ देते हैं तो भैया वही हमारे लिए बैड हो जाते हैं, बैड बॉयज, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, बैड डेप्ट का सिंपल सा सर, बैड डेप्ट यानी नुकसान हुआ। अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में लिखा है, देखो बार बार बातें मैं रिकॉल कर रहा हूं, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में लिखा है 2 जगहों पर इंपैक्ट पड़ेगा।
ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है साथ ही साथ, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो एक प्रोसेस से आ चुका है, उसका हमने कुछ स्टेटमेंट ऊपर कर लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ एक ही जगह ले जा सकते हैं, दो जगहों पर नहीं। दो जगहों पर तभी ले जाएंगे जब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ हो, तो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ हो तो फिर अब यहां पर बढ़ते हैं बैड डेट्स पर। बैड डेट्स एक नुकसान है, तो नुकसान जितना भी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा, तो डेबिट में लिख दिया। सर अब क्या कम करेगा ये हमारे डेटर्स थे, हमने बहुत सोचकर बांट कर रखा था, श्याम को राम को 10-10 लाख रुपए, सोचा था ये तो बड़े शरीफ हैं, श्याम राम रहीम को भी कर देते हैं ना, किसी तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। राम रहीम 2 लोग थे, 1-1 लाख दिया, दोनों के दोनों बदतमीज निकले, पैसे लेके गायब हो गए, तो वो हमारे बैड डेट्स हो गए। सबसे पहले तो फर्म को बताएंगे कि है हमें नुकसान हो गया, डेबिट में नुकसान। साथ ही साथ अपने जब असेट्स बैलेंस शीट में आएंगे तो अपनी असेट्स जो रियलाइज करके बैठे थे राम और श्याम को 2-2 लाख रुपए डेटर्स को, वो कहेंगे नहीं अब कम हो गया, तो डेटर से क्या करेंगे माइनस। यहाँ लिखा हुआ था डेटर्स राम श्याम अंडरस्टूड 2 लाख, सोचा था आज नहीं तो कल मिलेगा, उनमें से माइनस कर देंगे। यानी इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में साथ ही साथ डेटर से हम लोग माइनस कर देंगे बैड डेट्स का अमाउंट। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2 वैल्यू दी गई है, तो जो कम वैल्यू है वही दिखाई जाएगी। अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो 2 बार दिखाई जाएगी, एक बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट की तरफ दिखाया जाएगा, दोबारा बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ दिखाया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वो एडजस्टमेंट में ही लिखा हुआ है तो 2 जगहों पर चला जाएगा, और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में लिखा है, क्लैश कर रहा है उसके साथ, तो सिर्फ एक जगह पर लिखा जाएगा बैलेंस शीट में। दोबारा आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो आउटस्टैंडिंग रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया जाएगा, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड किया जाएगा और लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। प्रीपेड है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से माइनस कर दिया जाएगा, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से माइनस के साथ असेट्स में दिखाया जाएगा। और ट्रायल बैलेंस में तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और रिस्पेक्टिव असेट्स में से, यानी जिस असेट्स पर डिप्रिसिएशन आया है उस असेट्स से माइनस हो जाएगा, माइनस। और एक्रूड इनकम है, जो इनकम हमने कमा ली है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड मेंशन किया जाएगा, साथ ही साथ हमारी असेट्स में दिखाया जाएगा क्योंकि वो मेरी असेट्स हैं। अनअर्न इनकम जो हमने नहीं कमाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्टिव इनकम में क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। ये दोनों क्लियर हो। एक्रूड हमारी इनकम में जो हमने कमा लिया है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऐड किया जाएगा, असेट्स रियलाइज किया जाएगा। अनअर्न जो कमाया नहीं उसको अपने इनकम में से माइनस कर देंगे और लायबिलिटीज ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए एक तरीके का नुकसान है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, साथ ही साथ उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल को इंटरेस्ट मिलने पर वो बढ़ाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए चार्ज करना एक फायदा है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने पर ड्राइंग हमारी और बढ़ जाती है और किसी भी तरह की ड्राइंग हमारी कैपिटल को कम करती है, इसीलिए कैपिटल में से ड्राइंग भी माइनस करेंगे और ड्राइंग पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट को भी कैपिटल से ही माइनस कर देंगे। फिर आया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देना हमारे लिए एक नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा, और लोन का कोई अमाउंट लेफ्ट या आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो रिस्पेक्टिव लोन में ऐड कर दिया जाता है, जो कि आपको मालूम है लोन का होता है लायबिलिटीज में। लास्ट में है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे लिए एक लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा और साथ ही साथ हमारे डेटर्स को कम कर देगा क्योंकि जिसको हमने रियलाइज किया वो उससे कम हो जाएगा। डेटर्स होता है बैलेंस शीट के असेट्स की तरफ। सो दैट ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट के 3 स्टेप हैं उनको कंप्लीट करना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। विथ एडजस्टमेंट क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट रह जाती है भूल जाते हैं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन को लेकर ही हम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या फाइनेंशियल सिचुएशन बता सकते हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी चीज को भूलते नहीं हैं। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 10 एडजस्टमेंट हमने समझा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट पता करने के लिए। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट की वीडियोस में कुछ क्वेश्चन के साथ फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर these all lectures, please don't forget to comment in the comment section, and if you like this video, please like and share to your friend. Thank you for watching my video. Thank you. Have a nice day.